द इन्फिनिट लर्नर में आपका स्वागत है। अगर आपने कुछ सीखा तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करें। और अधिक सीखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर दबाएं। भारत में अब तक बने सबसे बड़े युद्धपोत की जरा कल्पना कीजिए। ये सिर्फ एक जहाज नहीं है, बल्कि एक तैरता हुआ शहर है। इतना बड़ा कि इसकी डेक पर 2 फुटबॉल मैदान समा जाएं। इसका नाम है INS विक्रांत। आज की हमारी चर्चा का आधार एक लेख है जिसका शीर्षक है INS विक्रांत, भारतीय नौसेना की संप्रभुता का एक प्रमाण। और हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि विक्रांत सिर्फ एक हथियार क्यों नहीं है, ये भारत की तकनीकी महत्वाकांक्षा, समुद्री शक्ति और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का प्रतीक कैसे है। चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। बिल्कुल, और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये चर्चा सिर्फ जहाज़ के आकार या उसकी रफ्तार के बारे में नहीं है। ये उसकी विरासत, उसके बनने की जो एक असाधारण कहानी है और भारत के लिए उसके रणनीतिक महत्व के बारे में है। विक्रांत नाम ये नाम अपने आप में एक पूरा इतिहास समेटे हुए हैं। हाँ, अपने सफर की बात की तो इसकी शुरुआत इसके नाम से ही होती है। विक्रांत नाम नया तो बिल्कुल नहीं है। कई लोगों को याद होगा, भारत के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम भी यही था, जिसने 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में एक बहुत अहम भूमिका निभाई थी। बिल्कुल, कराची बंदरगाह की नाकेबंदी में वो जहाज़ भारतीय नौसेना की एक पहचान बन गया था। एक आइकॉन। हाँ, और उसी नाम को दोबारा चुनना एक बहुत सोचा समझा कदम है। ये सिर्फ अपनी विरासत को सम्मान देना नहीं है, ये गहरा रणनीतिक संदेश भी देता है। ये दुनिया को, खासकर हिंद महासागर क्षेत्र में, ये बताने का तरीका है कि भारत की नौसैनिक शक्ति में एक निरंतरता है। लेकिन अब ये एक नए अवतार में है। हाँ, एक ज्यादा शक्तिशाली और आत्मनिर्भर अवतार में। जहां पुराना विक्रांत ब्रिटेन से खरीदा गया था, वहीं ये नया विक्रांत भारत की अपनी इंजीनियरिंग का कमाल है। ये उस दौर से आगे बढ़ने का एक तरह से ऐलान है। जब हम खरीदार थे और अब हम निर्माता हैं। बिल्कुल। और ये निर्माण का सफर भी कोई छोटा नहीं था। जब मैंने इसकी समय रेखा देखी तो मैं सच में हैरान रह गई। इस प्रोजेक्ट को हकीकत बनने में लगभग 17 साल लग गए। अप्रैल 2005 में स्टील कटिंग से शुरुआत हुई, फिर 2009 में जहाज की नींव रखी गई, 2013 में से पानी में उतारा गया और आखिरकार 2 सितंबर 2022 को इसे नौसेना में कमीशन किया गया। इतना लंबा वक्त क्यों लगा? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब ही इस प्रोजेक्ट की असली कहानी बताता है। देखिए, ये देरी नहीं बल्कि सीखने की एक प्रक्रिया थी। पहली बात तो ये कि भारत ने पहले कभी इतना बड़ा जहाज बनाया ही नहीं था। कोचिन शिपयार्ड्स को अपनी क्षमताओं को कई गुना बढ़ाना पड़ा। और दूसरी और शायद सबसे जरूरी बात, इसके लिए जिस खास ग्रेड की स्टील की जरूरत थी, वॉरशिप ग्रेड स्टील, वो भारत में बनती ही नहीं थी। अच्छा, तो हमें वो भी बाहर से मंगवानी पड़ती। हाँ, लेकिन भारत ने DRDO और सेल के साथ मिलकर इस स्टील को देश में ही विकसित किया, जिसे अब DMR 249A ग्रेड के नाम से जाना जाता है। इस एक काम ने ही भारत को जहाज निर्माण में कई साल आगे कर दिया। तो ये सिर्फ जहाज बनाना नहीं था, बल्कि जहाज बनाने के लिए जरूरी जो पूरा उद्योग है, उसे भी बनाने जैसा था। बिल्कुल। और फिर आता है सबसे मुश्किल हिस्सा, इंटीग्रेशन। विक्रांत का ढांचा तो भारतीय है, लेकिन इसके अंदर के कई सिस्टम्स अलग-अलग देशों से आए हैं। जैसे इसका इंजन अमेरिका से है, एविएशन कॉम्प्लेक्स रूस से है और रडार और सेंसर इजराइल और इटली जैसे देशों से हैं। इन सभी अलग-अलग तकनीकों को एक साथ काम करने के लिए तैयार करना, मतलब उन्हें इंटीग्रेट करना, एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती थी। ये तो एक पहेली के लाखों टुकड़ों को जोड़ने जैसा हुआ, जहां हर टुकड़ा किसी और ने बनाया हो। हाँ, ठीक वैसा ही। इसलिए ये जो 17 साल का सफर है, वो असल में भारत के जहाज निर्माण इकोसिस्टम को खड़ा करने का सफर था। और इस सफर के बाद जो जहाज बनकर तैयार हुआ, वो सच में हैरान कर देने वाला है। इसके आंकड़े ही अपनी कहानी कहते हैं। जब मैंने इसके आकार के बारे में पढ़ा, एक आंकड़ा देखकर मैं चौंक गई। 262 मीटर लंबा। ये तो 2 फुटबॉल मैदानों से भी ज्यादा है। हाँ, और चौड़ाई भी लगभग 62 मीटर है। जब ये पूरी तरह से हथियारों और विमानों से लैस होता है, तो इसका वजन लगभग 45,000 टन तक पहुंच जाता है। 45,000 टन? और ये आंकड़े जितने प्रभावशाली हैं, एक तरह से दुधारी तलवार भी हैं। इतने बड़े जहाज को चलाना और इसकी सुरक्षा करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। समुद्र के बीच में ये सिर्फ ताकत का प्रतीक नहीं, बल्कि दुश्मन के लिए एक बहुत बड़ा और कीमती निशाना भी है। तो इसकी सुरक्षा कैसे होती है? इसकी सुरक्षा के लिए युद्धपोतों, पनडुब्बियों और विमानों का एक पूरा बेड़ा, जिसे कैरियर बैटल ग्रुप कहते हैं, वो हमेशा इसके साथ चलता है।
तो विक्रांत कभी अकेला नहीं होता, वो एक पूरे इकोसिस्टम का केंद्र होता है। और इस तैरते हुए शहर के अंदर की दुनिया कैसी है? स्रोत बताता है कि इसमें 14 डेक हैं और 2300 से ज्यादा कमरे हैं, और यहाँ 1500 से ज्यादा नौसैनिक, एविएटर और अधिकारी रहते और काम करते हैं। यहाँ एक अस्पताल से लेकर ऐसी रसोई है जो रोज हजारों लोगों के लिए खाना बनाती है। सही कहा, ये सच में एक छोटा सा आत्मनिर्भर शहर है। तो इसे चलाते कैसे हैं? समुद्र के बीच में इस शहर को चलाने का रहस्य है उच्च स्तर का ऑटोमेशन। आप सोचिए, एक छोटे से गांव जितनी आबादी 24 घंटे एक साथ काम कर रही है, जमीन से सैकड़ों मील दूर। अनुशासन तो बहुत ज्यादा होता होगा। किसी भी कॉर्पोरेट दफ्तर से कहीं ज्यादा। नेविगेशन से लेकर पावर मैनेजमेंट और किसी भी तरह के नुकसान को नियंत्रित करने तक ज्यादातर काम ऑटोमेटेड सिस्टम करते हैं। इससे न केवल क्रू पर काम का बोझ कम होता है, बल्कि युद्ध जैसी तनावपूर्ण स्थिति में इंसानी गलती की गुंजाइश भी घट जाती है, जिससे जहाज के बचे रहने की क्षमता, सर्वाइवबिलिटी बढ़ जाती है। इतनी बड़े शहर को समंदर में चलाने के लिए इसे शक्ति कहाँ से मिलती है? इसकी रफ्तार और पहुंच कितनी है? इसे 4 शक्तिशाली गैस टरबाइन से शक्ति मिलती है, जो मिलकर लगभग 1,10,000 हॉर्स पावर की ताकत पैदा करते हैं। 1,10,000 हॉर्स पावर? हाँ, और ये इसे लगभग 28 समुद्री मील यानी करीबन 52 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड तक पहुंचा सकता है। लेकिन गति से भी ज्यादा जरूरी है इसकी रेंज। ये एक बार में लगभग 7,500 समुद्री मील यानी करीब 14,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। 14,000 किलोमीटर? इसका मतलब तो ये हुआ कि ये बिना रुके भारत से ऑस्ट्रेलिया और वापस आ सकता है। हाँ बिल्कुल, ये तो वाकई में एक ग्लोबल पहुंच है। और यहीं पर इसका असली रणनीतिक महत्व सामने आता है ना? हाँ बिल्कुल, जिसे पावर प्रोजेक्शन कहते हैं। इसका मतलब है कि भारत अब सिर्फ अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, वो हिंद महासागर में अपनी मर्जी से कहीं भी और कभी भी अपनी ताकत दिखा सकता है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर आपको अपने तट से हजारों मील दूर अपनी ताकत बनाए रखने की क्षमता देता है, और ये क्षमता आज दुनिया में बहुत कम देशों के पास है। और उस ताकत का सबसे बड़ा जरिया है विक्रांत की असली लड़ाकू क्षमता, यानी इसका एयरविंग। एक एयरक्राफ्ट कैरियर का मुख्य काम विमानों को लॉन्च करना और उन्हें सुरक्षित वापस उतारना ही तो है। हाँ, स्रोत बताता है कि विक्रांत इसके लिए स्टोबार सिस्टम का उपयोग करता है। ये क्या है? स्टोबार का मतलब है शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी। आसान शब्दों में कहें तो विमान को उड़ान भरने के लिए किसी बाहरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जहाज के अगले हिस्से में एक स्की जंप की तरह रैंप बनाए, विमान अपनी पूरी ताकत से उस पर दौड़ता है और ऊपर की ओर उछलकर हवा में चला जाता है। और लैंडिंग के लिए जब वो वापस लैंड करता है तो उसके पीछे लगे एक हुक को डेक पर फैले मजबूत तारों, जिन्हें अरेस्टर वायर्स कहते हैं, में फंसाकर जबरदस्ती कुछ ही मीटरों में रोक लिया जाता है। लेकिन मैंने पढ़ा है कि जो अमेरिकी कैरियर है वो तो कैटबार यानी कैटबल्ट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें विमान को एक तरह से गुलेल की तरह लॉन्च किया जाता है। तो क्या STOBR भविष्य के लिए सबसे अच्छा विकल्प है? ये एक बेहतरीन सवाल है और इस पर बहुत बहस होती है। देखिए, दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। STOBR सिस्टम जैसा विक्रांत पर है, वो डिजाइन में सरल है, सस्ता है और उसका रखरखाव भी आसान है। लेकिन इसकी एक बड़ी सीमा है, आप इससे बहुत भारी विमान लॉन्च नहीं कर सकते। अच्छा। साथ ही लड़ाकू विमान अपनी पूरी क्षमता यानी पूरे ईंधन और हथियारों के वजन के साथ उड़ान नहीं भर सकते, जिससे उनकी रेंज थोड़ी कम हो जाती है। तो फिर तो कैटबार बेहतर हुआ? भारी विमान जैसे बड़े निगरानी विमान या हवा में ईंधन भरने वाले टैंकर लॉन्च करने की क्षमता देता है। लड़ाकू विमान भी अपनी पूरी क्षमता से उड़ सकते हैं, लेकिन वो तकनीक बहुत ज़्यादा जटिल और महंगी है और उसका रखरखाव भी बहुत मुश्किल है। तो STOBR का चुनाव एक तरह से लागत, तकनीक की उपलब्धता और रणनीतिक जरूरत के बीच का एक समझौता है। मतलब ये एक अच्छा शुरुआती बिंदु है। हाँ बिल्कुल। और भारत अपने अगले कैरियर पर शायद कैटोबार जैसी तकनीक का इस्तेमाल करें। और विक्रांत अपने साथ किस तरह के विमान ले जा सकता है? ये अपने साथ लगभग 30 विमानों का एक मिक्स ले जा सकता है। इसका जो मुख्य लड़ाकू विमान है वो रूसी मूल का MiG-29K है। ठीक है। इसके अलावा कामोव 31 अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर्स हैं, जो आसमान में उड़ती हुई आंखों की तरह काम करते हैं और सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के विमानों या मिसाइलों का पता लगा लेते हैं। पनडुब्बियों का शिकार करने के लिए अमेरिकी MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर हैं। और भविष्य में इस पर भारत के अपने स्वदेशी प्लेटफॉर्म्स भी तैनात करने की योजना है, जैसे LCA नेवी। हाँ, LCA नेवी और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर यानी ALH को भी
ये एक चलता फिरता हवाई अड्डा है जो किसी भी तरह के मिशन के लिए तैयार है। ये तो हुई इसकी सैन्य ताकत की बात, लेकिन स्रोत इस बात पर भी जोर देता है कि ये युद्धपोत सिर्फ युद्ध के लिए नहीं है, इसकी एक और भूमिका भी है। हाँ, और आज के दौर में ये भूमिका शायद उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसे नेवल डिप्लोमेसी या नौसैनिक कूटनीति कहते हैं। जब विक्रांत जैसा जहाज किसी दूसरे देश के बंदरगाह कर जाता है तो वो सिर्फ एक सैन्य दौरा नहीं होता, वो एक राजनीतिक संदेश होता है, दोस्ती का, सहयोग का और भारत की बढ़ती क्षमताओं का। इसका एक अच्छा उदाहरण स्रोत में भी दिया गया है। 2025 के अंत में विक्रांत की श्रीलंका यात्रा, ये उसकी पहली विदेशी तैनाती थी। बिल्कुल, ये सिर्फ सैन्य क्षमता का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि सद्भावना का भी एक मिशन था। हाँ। अब आप कल्पना कीजिए, किसी पड़ोसी देश में कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आ जाए, जैसे सुनामी या भूकंप, और कुछ ही घंटों में विक्रांत हजारों टन राहत सामग्री, डॉक्टर, दवाइयां और एक पूरे अस्पताल के साथ वहां पहुंच जाएं। ये तो किसी भी भाषण या आर्थिक मदद से ज्यादा ताकतवर संदेश होगा। बिल्कुल, ये दिखाता है कि भारत न सिर्फ एक शक्तिशाली देश है, बल्कि एक जिम्मेदार और मददगार पड़ोसी भी है। ये इसकी सॉफ्ट पावर का एक जबरदस्त प्रदर्शन है। तो इन सब बातों का क्या मतलब निकलता है? जैसा कि हमने इस पूरी चर्चा में देखा, आईएनएस विक्रांत सिर्फ एक जहाज नहीं है, ये भारत की आत्मनिर्भरता का एक जीता जागा प्रतीक है। ये समुद्र पर एक तैरता हुआ शहर है, एक शक्तिशाली सैन्य संपत्ति है और साथ ही कूटनीति का एक महत्वपूर्ण साधन भी है। ये वैश्विक मंच पर भारत की जो बढ़ती आकांक्षाएं हैं, उनका एक जीवंत प्रमाण है। सही कहा। और ये हमें एक अंतिम विचारणीय प्रश्न पर छोड़ जाता है। स्रोत में LCA जैसे स्वदेशी विमानों को इसमें शामिल करने की क्षमता का जिक्र है। ये एक विचार को जन्म देता है। जैसे जैसे भारत अपने कैरियर विकसित कर रहा है, अगला तार्किक कदम उन पर चलाने के लिए पूरी तरह से एक स्वदेशी एयरविंग विकसित करना होगा। विक्रांत की असली कहानी शायद अभी शुरू भी नहीं हुई है। इसकी असली परीक्षा तब होगी जब इस पर उड़ने वाला हर लड़ाकू विमान, हर हेलीकॉप्टर और हर ड्रोन भी मेड इन इंडिया होगा। तो विक्रांत जहाज निर्माण में आत्मनिर्भरता की कहानी का अंत नहीं, बल्कि नौसैनिक उड्डयन में पूर्ण आत्मनिर्भरता की एक बहुत बड़ी कहानी की शुरुआत हो सकता है।